बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड रब ताला मुझे, आपको, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे। ऐसे ही दिन दुआ गुजारे, इसी दुआ के साथ आपके भी दिन का आगाज़ हो। एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के माँ बाप के लिए ये है कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। इस लाइन को मैंने स्टार्ट में इसीलिए कह दिया ताकि आप लोग जो भी बात मैं आज करने जा रही हूँ आप उसको समझ सकें और आप उससे रिलेट कर सकें। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज इस टॉपिक से आप रिलेट भी करेंगे और बहुत सारे एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट से आप लाइफ में गुजरे भी होंगे। हमने हमेशा सुना, मैंने तो अपने घर में बहुत सुना कि हम तो भाई ऐसे थे, हमें तो हमारे अम्मा अब्बा जहाँ बिठा देते थे हम वहीं बैठे रहते थे। हालांकि नानी ने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अम्मा ने हमेशा ऐसे ही बोला। क्यों बोला? आपने भी अपनी अम्मा अब्बा को टफ़ टाइम दिया होगा ना। उस वक्त की शरारतें कुछ और होती होगी। उस वक्त बच्चे जो हैं वो बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलते थे, लोगों की बेल बजा के भाग जाया करते थे, तंग किया करते थे। डिफरेंट तरह के उनके शौक़ होते थे। जिस तरह के उनके पास अवेलेबल चीज़ें होती थी वो उस तरह से अपने माँ बाप को टफ़ टाइम देते थे। आज का बच्चा जो है वो थोड़ा गैजेट्स में मसरूफ़ है। उसके लिए उसके चैलेंजेस या उसके लिए लाइफ को एक्सप्लोर करने के अंदाज़ थोड़े से मुख्तलिफ हो गए हैं। तो वक्त की बात है। अगर ये कहना कि पहले के दौर के लोग या पहले के दौर के बच्चे जो हैं वो बच्चे नहीं होते थे, तो मेरा आज सवाल एक्सपर्ट से यही होगा कि बच्चे नहीं मजाक करेंगे, बच्चे नहीं मस्ती करेंगे, बच्चे नहीं फ़न करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये जो दौर की हम बातें करते हैं ये आखिर बच्चों का मसला है या जो माँ बाप हैं उनको भी इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि वो उस दौर, बदलते हुए दौर के साथ अपने आप को थोड़ा सा जो है वो स्मार्ट करें और चेंज करें। हम आज इस बात का जिक्र करेंगे अपने प्रोग्राम में कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं कितनी तहज़ीब से इसने हमें सलाम किया, कितनी इज़्ज़त दी, बड़े अच्छे ख़ानदान का है, इसकी तरबियत बड़ी अच्छी हुई हुई है। सिर्फ़ उसके आपसे बात करने के अंदाज़ से आप उसका पूरा शजरा नस्ब, उसकी तरबियत, उसकी फ़ैमिली, हर चीज़ को जज कर लेते हैं। अब वो एक शख्स अपने पूरे ख़ानदान को जो है वो उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह की एक पर्सनैलिटी डेवलप करना अपने बच्चे की कि वो जहाँ पर भी जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो आपकी फैमिली की और आपकी नॉर्म्स की पहचान बन सके। इस तरह का माहौल, इस तरह की तरबियत, इस तरह की उठान, इस तरह की अपब्रिंगिंग क्या आज के दौर में बच्चे को देना मुमकिन है या बहुत मुश्किल है? ये आज का मेरा सवाल है जो मैं आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि जब आप बच्चे को बहुत यंग एज में गैजेट्स नहीं देते तो वो ये कहता है कि मेरे माँ बाप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझे लैपटॉप नहीं दिलाया, मुझे आईफोन नहीं दिलाया, मुझे आईपैड नहीं दिलाया। दूसरे बच्चे देखें उनके पास तो हर तरह का गैजेट मौजूद है। आप बच्चे को अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ना जाने दो तो बच्चों को एतराज़ होता है। तो आज माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, किस तरह से उनको तहज़ीब सिखा सकते हैं, कुछ इस हवाले से हम बात करेंगे। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आप भी बताइए कि आपने उनको दुनियादारी भी सिखाई, उनको दीन से भी जोड़ा और इसके साथ साथ उनको ये भी बताया कि आपने अपनी उड़ान उड़नी है, लेकिन ये आपकी लाइन है, आपने इसको नहीं क्रॉस करना। वो क्या था, वो कैसे हुआ, इस पर होगी बात राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं एंड नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों की, अपनी औलाद की तरबियत आज के दौर में माँ बाप के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। या इट्स वेरी इजी कि बस उनको छोड़ दो, आप कमाते रहें, आप अपने अकाउंट के ज़ीरो बढ़ाते रहें, उनकी ख्वाहिशें पूरी करते रहें, और उसके बाद जब आपको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत है तो वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि जब आपने मुझे टाइम देना था तब आपने टाइम नहीं दिया। फिर आप कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कमा रहा था, तो वो कहते हैं सो व्हाट, हमने थोड़ी कहा था, ये तो आपकी अपनी चॉइस है। ये
है, ऐसा ही है कुछ मामलात, तो हम किस तरफ जा रहे हैं। और ये भी कहते हैं बड़े कि औलाद अगर आपके साथ खड़ी है तो ये आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। सो इन सब चीज़ों के हवाले से कुछ बात होगी। सो एक्सपर्ट जो बताएंगे कि आज की सोच क्या है लोगों की, औलाद क्या एक्सपेक्ट करती है पेरेंट्स से, और पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चों को लेकर चल रहे हैं क्या ये दुरुस्त है। वेलकम करूंगी, इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का डू शुक्र। वेयर मास्क। कोरोना अभी यही है, इर्द गिर्द हमारे घूम फिर रहा है, तो इसलिए हमेशा इमरान भाई आते हैं इसी मैसेज के साथ कि मास्क पहनना इज़ ज़रूरी वेरी है। इंपॉर्टेंट। इमरान भाई ये बताएं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कहते हैं कि इंसान बचपन से 55 तक में पहुंच जाता, नहीं भूलता, क्योंकि वो उसने अपने घर में देखी होती हैं, उसने अपने माँ बाप को वैसे करते हुए देखा होता है, सुना होता है। तो क्या ये दुरुस्त बात है कि एक आप 7 साल की उम्र तक बच्चों को जो दिखा दें, जो सिखा दें, वो वहाँ पर फिक्स हो जाता है, वो फिर नहीं मिटता? ये 100% बात दुरुस्त है। और ये बचपन से 55 नहीं, जब तक उसकी सांस चल रही होती है, जब तक रहता है। राइट। और ये 0 से 7 नहीं है, ये माँ के पेट के 4 महीने से 7 है, 7 साल तक की है। यानी ये बच्चा 4 महीने का माँ के पेट में होता है और रूह आती है, इसका मतलब उसके हवास काम करना शुरू कर देते हैं। और उस वक्त से लेके जो 7 साल की उम्र है वो बिल्कुल ऐसी जैसी आपका व्हाइट बोर्ड है ना। अगर आपने ये लिखा है ना यहाँ बच्चों की तरबियत, अगर आप इसको जाके नहीं मिटाएंगे या इसको नहीं चेंज करेंगे या स्पेलिंग नहीं सही करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। सही। तो ये ऐसे ही है कि 0 से लेके 7 तक ये बच्चा ये है, व्हाइट बोर्ड, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड। 5 हवास की बुनियाद के ऊपर आप यहाँ जो लिखेंगे, जो वैल्यूज, जो बिलीफ सिस्टम, जो आपका अमल, वो सब का सब यहाँ पे प्रिंट होना है। इट्स लाइक अ प्रिंटिंग, आप प्रिंट कर रहे हैं। आप लिटरली आप लिख रहे होते हैं। मैं पहले ही कहता था माओ को कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ सिर्फ एक आंख खोल के सोती है। ऐसे ही है ना, एक आंख उसकी हमेशा खुली होती है बच्चे की, जरा सी झलक होती है, बच्चे उठ जाती है। ये पहले का दौर था। आज जिसको हम इंफॉर्मेशन डिजिटल दौर कह रहे हैं, उस वक्त मैं क्योंकि जब पेरेंटिंग करता हूँ, पेरेंट काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर माँ दोनों आंखें खोल के सो सकती है और बाप एक आंख खोल के सो सकता है, अगर आप तैयार हैं तो खुदा इस बच्चे को दुनिया में लाए, वरना रहम फरमाए। अच्छा, ओके। मतलब इतना टफ हो गया है? इतना टफ हो गया है, इतना टफ हो गया है कि अगर वो दोनों आंखें खोल के सो सकती है और बाप एक आंख खोल, पहले बाप के तो लाइन में नहीं होता ना, वो तो आता था, वो सो जाता था, मैं दूसरे कमरे में ऐसे ही बच्चे रो रहे थे, मैं वहां चले जाता, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन आजकल के यंग फादर ऐसे हैं नहीं, वैसे काफी सपोर्ट करते हैं। असल में ऐसे लालची है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, क्योंकि बेगम से कमाई की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि बेगम को कहते हैं कि जी सपोर्ट करें फाइनेंशियल के अंदर, तो इसलिए कोई एक एहसान अजीम नहीं फरमा रहे। पहले भी ये काम करना चाहिए था उनको, जब वो खुद कमा रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसने सिर्फ कमाना है और उसने सिर्फ काम करना है, ऐसा नहीं था ना। शेयरिंग पहले भी थी, लेकिन अब तो जाहिर है ये क्योंकि कंबाइंड प्लानिंग होती है कि वो भी काम करेगी, वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी मैं बहुत अच्छा जो है वो फादर जो है वो फादर साबित हो जाए। अच्छा, यहाँ एक और भी चीज़, अभी जिस तरह से इमरान भाई कह रहे थे, मैंने कहा भाई आ जाएंगे तो फिर मैं इस बात को सामने रखूंगी कि देखें अल्लाह ताला ने एक लम्हे, एक वक्त में माँ बाप को कितना पावरफुल बनाया होता है कि वो बच्चा जब इस दुनिया में आता है, वो क्या ज़बान बोलेगा, वो क्या खाएगा, वो किस माहौल में रहेगा, वो सारी चीज़ें बिल्कुल एक रॉ चीज़ है ना। आप चाइना में बच्चा पैदा हुआ है, वो चाइनीज़ बोलेगा क्योंकि उसके माँ बाप वैसे बोलते हैं। वो सारी चीज़ें खाएगा जो शायद हम खाएं तो हमें वॉमिट हो जाए। वो सारे टेस्ट बर्ड्स, वो सारा मिजाज, तो ये सारी खमीर में गूंद के आती है ना इंसान की चीज़ें, गुस्सा, मोहब्बत, एंगर, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप उसको किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, ये पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। 100% वही करते हैं ना। जो वालिदैन है वो उन्हीं को कॉपी करता है ना। अच्छा, अक्सर मुझे जो है ना बड़ा अच्छा लगता था, कह लेंगे जैसे माँ है ना, बड़ी ज़ाहिर अपने बच्चे से जब खेल रही थी, कह लेंगे मेरा बेटा जो है ना देखो कभी कैसे ज़बान निकालेगा। बच्चे हम सबको बहुत पसंद है, कहेंगे बेटा कह लेंगे देखो मैंने कहा है ना, तो नहीं ज़बान निकालो, मैंने कहा ज़बान निकालो, उसमें समझ में नहीं है, आपने जो ज़बान निकाली है ना इसने उसको कॉपी किया, उसको कॉपी किया। कह लेंगे देखो मैं कहूँगी ना ज़बान निकालो, अरे भाई वो ज़बान, वो समझिए मेरी ज़बान सुन रहा है, राइट, वो कॉपी कर रहा है। तो आप वो जो देख रहा है, राइट, जो वो देख रहा है वही कॉपी करने वाला है। 7 साल के बाद उसने वही मॉडलिंग वही करनी है। देखिए अगर मैं बैठा हूँ, राइट, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास मेहमान आते हैं, मेरे दोस्त आते हैं और मैं सिगरेट पेश करता हूँ और वो सिगरेट ले भी लेते हैं। ये बच्चा एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, उसके लिए ये क्या है, एक सिगरेट पीना जायज़ है, 2 मेरा बाप पी रहा है तो बिल्कुल सही काम होगा, तीसरा ये मेहमान नवाजी है, चौथा उसने खुश दिली से कबूल किया है। सही। अब आप उसको लाख समझाते रहे सिगरेट पीना बुरा है,
वो कैसे चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। ये उसको लिखा गया है, ये उसका प्रोग्राम किया गया है, राइट। ये इसको प्रोग्राम किया गया है, राइट। इसी तरह बहुत दफ़ा प्रोग्राम एग्जाम्पल देता हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ, इसमें क्या चीज़ बताई गई है? आपने झूठ बोलना जायज़ है, बोला जा सकता है। अब आप उसको बोले तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तजाद है ना। हाँ, क्योंकि उसने तो ये सब देखा है, उसने ये तो एक्सेप्टेबल है। और अच्छा, आप हंसते हुए बोल रहे हैं, हंसते हुए बोलने का मतलब ये होता है कि ये एक्सेप्टेबल है ना, राइट। हंसते हुए बोल रहे हैं ना यार, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है। तो जब आप इस तरह के अपने अमल से जब ये चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, आप चीख चीख के बात करते हैं घर के अंदर, बच्चे को पता है इसका मतलब है चीख के बात करनी बात की जा सकती है, चीख करके बात की जा सकती है ना। यहाँ तो चुप भी बात करके, मतलब एक बच्चा रो रहा है, उसने कहा चुप हो जानी तो और मारूंगी, तो यानी आप इसका मतलब आपने क्या बताया उसको कि तशद्दुद का इस्तेमाल किया जा सकता है, मारपीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो आप उसका जहाँ इख्तियार होगा या दायरा इख्तियार होगा, वो वहाँ पे इख्तियार करेगा, कॉपी करेगा ना, कॉपी करेगा। अच्छा, इस एज में क्योंकि हर एज के माँ बाप के लिए अपने अब चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जिस तरह माँ बाप कहते हैं ये तो पल गया, हमें पता ही नहीं चला था, इसने तो हमें चने चबवा दिए लोहे के, बहुत मुश्किल टाइम था, रातों को जागता था, खाने में तंग करता था। लाइक मेरी जो सिस्टर है वो मदर फीड, मम्मा की फीड नहीं ली उसने, वो उसको फीडर से भी दूध वो नहीं पीती थी। तो आई रिमेंबर कि मेरी मम्मा तो वर्किंग वुमेन नहीं थी, लेकिन बाप बड़ा प्यार करते हैं ना अपनी बेटियों से, तो वो जब बिल्कुल डीप स्लीप में चली जाती थी ना, तो पापा उसके पास बैठे उसको देखते रहते थे, उसको बॉटल पिलाते थे कि किसी तरह से, या कभी स्पून से, कि उसके अंदर जो है वो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस एज में जहाँ पर माँ बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है, फिर एक टाइम पर आकर वो जब बाहर से ऑर्डर कर रहा होता है तो आप कहते हैं कि हमने तो इसको हर चीज़ खिलाई थी। तो ये मुझे आज आपसे पूछना है कि ये जो बच्चों को आज के दौर में खाने का मसला होता है, क्या किसी एज में इस पे कंट्रोल किया जा सकता है? ये सारा वो पैटर्न है या वो प्रोग्राम है जो माँ बाप ने गलत समझा है। ओके। नेचुरल है, वो जिंदा ही नहीं रह सकता जानदार जिसको खुराक न दी जाए। राइट। नेचुरल है, सही। नेचुरल। अब ये सिर्फ वो बर्दाश्त का मामला है कि वो अगर नहीं पी रहा और वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि उसको पिलाना कैसे है खाली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उसको ये समझते हैं कि हम मोबाइल फोन दिखा के और खिला रहे हैं। सख्त तरीन जो आजकल के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, सही कह रहे हैं। जिस्मानी प्रॉब्लम्स की बात करूं, उनको खाना हजम नहीं होता, उनके जिस्म के ऊपर नहीं लगता, उनको टेंट्रम्स हैं। ये सारा रीजन ये है कि आपने उसको डिस्ट्रैक्ट करके खिलाया। इनका ख्याल ये कि बच्चे देखो मुंह में उतार हाँ, वो स्क्रीन दिया। आप ये समझ रहे खिला हैं कि इससे उसको कोई फायदा हो रहा है। सख्त तरीन नुकसानदेह है इंसान का भी खाना और बच्चे को भी खिलाना, जब आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, ये प्रॉपर आपके जिस्म के अंदर जो इसको ब्रेक होना है वो नहीं होता। और हम ये समझ रहे हैं कि अगर ये कुछ नहीं खाएगा, मैं अक्सर मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊँ 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा खुदा का खौफ करो यार, झूठ की भी कोई हद होती है। राइट। 3 दिन से ऐसे कैसे हो सकता है? एक ये इंसानी अकल इस बात को कबूल नहीं करती, लेकिन ये भी एक आजकल की माओं के लिए चैलेंज है, बच्चों को कैसे खिलाएं। इमरान भाई तो बता ही रहे, एक माँ भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। उन्होंने बच्चों को कुछ माएँ मार मार के बांध के खिलाती हैं कि बस ये खा ले फिर ये खुश रहेगा। इनसे पूछते हैं इन्होंने अपने बच्चों को कैसे खिलाया और कैसे तरबियत की। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया भाभी, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। दोनों आ गए हैं, अब मेरा पैनल कंप्लीट हो गया है। इमरान भाई आप भी बैठिए, भाभी आप भी बैठिए खैरियत से। एंड भाभी ये बताएं कितना मुश्किल था बच्चों को खिलाना पिलाना, या आसान था? जो खिलाया बच्चों ने खा लिया, स्पिट नहीं किया? देखिए मैं क्योंकि हम बहन वैसे आप प्यारी लग रही हैं बहुत, माशाल्लाह। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बस मुझे ये शर्माना ही देखना था। अच्छा हाँ प्लीज। जब मेरे और मेरे बहन भाइयों में बहुत फ़र्क नहीं है, तो मैंने छोटा बच्चा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, अपना ही बच्चा छोटा देखा। तो पहले बच्चे में मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल माँ थी। वॉमिट करता था क्योंकि मैं तोल तोल कर खिलाती थी। एक तो मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह मदर फीड के हैं, तो मैं मैसेज दूंगी सबको कि मदर फीड पे रखिए अपने बच्चों को। और लेकिन ये कि जब इसका जो सॉलिड पर आए हैं तो जितनी क्वांटिटी डालनी होती थी ना उनके पेट में, मैं उतनी क्वांटिटी डालती थी। अब अगर खुदा न खास्ता बच्चे ने वॉमिट कर दिया तो बस फिर मैं उसके बाद उतना ही फिर बनाती थी नाप के, फिर उसको खिलाती थी। कि मुझे ऐसा लगता था कि एक एक दुनिया की अच्छी चीज़, अच्छी नेमत मैं उस बच्चे को खिला दूं। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ओवर ईटिंग से ये कोई अच्छा मामला नहीं है। अगर मैं ये कर रही थी तो बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उतना ही मुझे देना चाहिए। लेकिन माँ हूँ ना,
तो मैंने पहले बच्चे के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब का बहुत करम एहसान है कि उस बच्चे की या सारे बच्चों की माशाल्लाह मेरी इम्यूनिटी अल्लाह ने बहुत अच्छी बनाई। तो वो माएँ जो सेक्रीफाइस करती हैं, जो अपनी जान को, मेरी हड्डियों में अब दमखम वो नहीं रहा, वो मैंने ट्रांसफ़र किया अपनी औलाद को, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ों में मैं देखती हूँ कि वो बच्चे फिजिकली माशाल्लाह बहुत फिट हैं, एथलीट साइड पर हों या अपने और वर्क पर हों, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको मजबूत बनाया। राइट, ये तो औलाद का हक है और कि उसको माँ का दूध मिले, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर है। एंड थ्रू आउट द लाइफ ये जो आपको एक हेल्थ देता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है डब्बे के दूध से। वैसे मैंने भी डब्बे के दूध सॉरी मम्मा, मतलब ये बताया नहीं था। नहीं, क्यों नहीं बताया? ये नहीं बताया। देखें, मेरी अम्मा की शादी हो गई थी जब वो 16 साल की थी। मैं भी भाभी को ये बताई, मम्मा आप आज टीवी मत देखिए, आज आप मत देखें शो, देखिए सच बोलना चाहिए। तो वो मेरी ताई अम्मा बताती है, मैं रोती रहती थी, वो सोती रहती थी। नहीं, उसमें देखो ये मैसेज भाभी आज आप मम्मा का साथ नहीं मैं देती, आज आप मम्मा का साथ नहीं, वो मुझे गिरा देती थी। फिर मेरी नानी ने कहा तू तो कुड़ी मार देनी और फिर मेरी नानी मुझे अपने साथ ले गई। और फिर उसके बाद मेरी नानी, क्योंकि ये खैर अजराए मजाक तो बात नहीं है, दिस इज़ वेरी सीरियस, कि होता है जब बहुत यंग एज में शादी हो जाए और आपको आपके घर में आपके माँ बाप ने बस फूलों की तरह रखा हो, आपसे कोई काम ही ना कराया गया हो, और शादी के बाद आपको एक औलाद मिल जाए माशाल्लाह से, तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर नानी हेल्प करती हैं, फिर उन्होंने रखा, फिर मैं कुछ 4-5 साल की थी, फिर मैं मम्मा के पास वापस आई। इसलिए नानी अम्मी है मेरी, और ये जो हैं जिन्होंने पैदा किया ये मेरी मम्मा है। वो अम्मी की मोहब्बत वो उन्हीं से ही हमेशा वैसे ही रहेगी। वैसे भी फैमिलीज में छोटी अम्मी, बड़ी अम्मी या अम्मी नानो ये बड़ा फिक्स वर्ड है, क्योंकि वो ज़्यादा लुक आफ्टर करती हैं, ज़्यादा लुक आफ्टर करती हैं। देखो बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे कल्चर में जल्दी शादी करना जो है, अगर वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है, ज़हनी तौर पर सेहतमंद है तो कर देनी चाहिए, लेकिन वो जो सिखाना है ना, वो उस पर कोई इन्वेस्ट नहीं करते। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बच्चा पैदा करने के लिए किसी तरबियत की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप बनने के लिए किसी तरबियत की ज़रूरत नहीं है, बच्चे पालने के लिए किसी तरबियत की ज़रूरत नहीं है। यानी हमें ये स्किल्स हैं, पेरेंटिंग आर स्किल्स, और स्किल्स आपको सीखने पड़ते हैं। सीख ही जाते हैं, जानवरों के बच्चे भी तो पल ही जाते हैं। मतलब ये जो जब आपका माइंड सेट इस तरह का होगा ना कि मुझे सीखना नहीं है। देखिए पहले जो है वो जाते थे ना किचन में जाके पूछ लेते थे ना, अब तो शर्मिंदगी का बाइस है ना पूछने का। शादी से पहले मैं समझती थी, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स भी कभी कभी मुश्किल लगता था, मैं कहती थी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बात ये, इन सब्जेक्ट्स को लेके चलो और इसमें पोजीशन लो। यकीन जानिए जिंदगी में माँ बनना सबसे खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क, इसको बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। उसके बाद अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाना, ये भी उससे बड़ा टास्क है। पेरेंटिंग के हवाले से भी इमरान भाई ने बात की, भाभी का अपना एक एक्सपीरियंस है। मज़ीद इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों की तरबियत आज के दौर में कितना बड़ा चैलेंज, इस पर हम बात करें। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, पता नहीं ये किस पे चला गया, ये तो अपनी फुप्पो पे गया है, यू नो हमारे ऐसे बोलती हैं, अपने ससुराल पे डाल देती हैं, और अब्बा कह रहे होते हैं इसकी ये तुम पे ही गया है, तुम ही ऐसे करती थी, तुम्हारी अम्मा मुझे ऐसे बताती। ये जो ब्लेम गेम हम खेल रहे होते हैं। फिर एक और भी चीज़ कि मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि इस पे भी बात हो कि बच्चे बहुत सवाल करते हैं, उनको बहुत क्रियोसिटीज़ होती हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। हम मसरूफ़ होते हैं, मुलझे हुए होते हैं, हम उनको अक्सर नो भी कहते हैं, उनको झिड़कते भी हैं। और मैंने ये भी पढ़ा था कि इस एज के बच्चों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ईगो बहुत ज़्यादा होती है, और वो जब हर्ट होती है तो फिर वो जब अपने सवालों का जवाब कहीं और से ढूंढते हैं तो फिर मुश्किल आखिर में माँ बाप को ही होती है। एक कॉलर भी है, उसके बाद इस पर मैं आलिया भाभी से पूछूंगी कितने सवाल आते थे और कितने जवाबात ये देती थी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। यार इतना अरसा नहीं मिले, ऐसा लग रहा कि मैंने अपने रिश्तेदार से जुदाई अख्तियार की है बखुदा।
ये आपकी मैंने मोहब्बत सना है। आपको इतना मिस किया, पता नहीं, जुमरात फिर जुमा फिर मौलवी फिर मुल्ला फिर मौलवी फिर मुल्ला। मतलब ना मुझे पता नहीं क्या हुआ है, अल्लाह जानते ये दौरा भी कब तक रहेगा, लेकिन मैंने बहुत याद किया। आपको मतलब आप फिर थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगी मुझे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, ये लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने मिस बहुत किया। मैंने भी आलिया आपको भाभी बहुत इतनी मिस प्यारी किया। लग रही है, तो उनका चेहरा उधर क्यों रख देती हैं आप लोग? सामने की तरफ, आवाम की तरफ उनका चेहरा नहीं होता है। वही कैमरा 3 कट करिए, देखें आप, सिर्फ और सिर्फ भाभी को देखें आप, नहीं स्माइल्स। वैसे नजर आना चाहिए ना उनका भी चेहरा। भाभी का हमेशा मैंने गौर किया कि साइड पोज होता है। और वो अच्छा। हमारे प्यारे से इमरान भाई कैसे, अल्लाह उनको सलामत रखे, जिंदगी दे। थैंक यू जनाब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे सेहत और आफियत के साथ। नहीं, आपको देख के मुझे खुशी होती है। मेरे भी 3 भाई हैं, माशाल्लाह। तीनों ही आगा खान में डॉक्टर हैं, लेकिन मुझे आपसे इतनी अटैचमेंट है कि आपने जो मुझे नुस्खा बताया ना कि आप अपनी दुनिया बसाएं, तो मैंने अपनी दुनिया बसा ली है। अब मैं खुश हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आप एक कोई एक सवाल पूछेंगी? एक चीज नहीं, मुझे आपसे एक चीज और मैंने बतानी। अब आपने एक चीज, जरा जोर से बोले, आज नाश्ता नहीं किया क्या भाईजान? जी नाश्ता नहीं किया अभी तक, आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए बहनों में ये बड़ी जबरदस्त बात होती है, पहचान जाती हैं फौरन। आप ये आज से नोट कीजिएगा, पूरे दिन के अंदर कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आई है पूरे। अब आपको रोज ये फॉलो करना है। मुझे तो देख के सभी लोग हंस रहे होते हैं, पता नहीं कुछ चेहरा ही मस्करा टाइप का है। भाई आपने, वो हंस रहे हैं ना, तो उन्होंने मेहनत की, उसमें आपने क्या मेहनत की है? आपने क्या मेहनत की है कि आपकी गुफ्तगू से, जैसे अभी आपने इतनी अच्छी बात कही, ज़ाहिर है भाभी का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। जो ना साइड पोज, आपको पता है ये तो बड़ी हया का एक नमूना होता है साइड पोज। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मगर मैं हर जगह, एयरपोर्ट पर मैंने जॉब किया ना, मैंने बताया मैं VIP ऑफिसर हूँ। उसके अलावा मैं जहाँ भी जाती ना, मैं हर दिल अजीज रही हूँ। मैंने किसी के दिल दुखाने वाला जुमला नहीं कहा आज तक। माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात। मेरा दिल दुखता ही रहा 16 साल की उम्र से। लेकिन अब आपने ये नोट करना है पूरे दिन में कि किसके चेहरे पे आप मुस्कुराहट लेके आई हैं, जैसे अभी आपने हम तीनों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आई हैं अपनी बातों से। नहीं, मैं प्यार करती हूँ आप लोगों से, बखुदा प्यार करती हूँ। बस इस प्यार को आम कर दें आप। और इस बात पर फख्र महसूस करें। सवाल करेंगे आप? अच्छा बहन, इस बात भाभी पर बात हाँ, मुकम्मल कर ले, फिर मैं मैं सिर्फ ये पूछती चाह रही हूँ, आप इस बात पर फख्र करें कि आपका हाथ 16 साल की उम्र से देने वाला रहा है, माशाल्लाह। आपका हाथ लेने वाला नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा साजिया जी, मुझे ये बताइए कि आज हम बच्चों की तरबियत पे बात करें कि माँ बाप के लिए कितना बड़ा चैलेंज। आप एज अ वर्किंग लेडी, आपने घर भी संभाला, आपने अपनी बेटी की भी तरबियत की। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक माँ होने के नाते हर माँ को ख्याल रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये होती है शाजिया कि जब सिंगल पेरेंट होते हैं ना, तो वो माँ भी होते हैं और बाप भी होते हैं। तो वो तो मैंने आपको बताया था कि बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत, मेरी बच्ची छोटी थी उस वक्त, एक्सपायरिटी हो गई, तो मेरे दिमाग में भी बम ही फट गया था उस वक्त। बहरहाल अल्लाह चलाने वाला होता है। बहन भाइयों ने भी साथ दिया, काफी लोगों ने साथ दिया। तो मतलब मेरे छोटा भाई है एक्चुअली, उसने बहुत साथ दिया। मैं तो एयरपोर्ट पर होती थी, लेकिन मैंने शायद एयरपोर्ट से अगर मैंने फायदा लिया तो टेलीफोन का लिया है। हर 15 मिनट पर पूछा बच्ची कहाँ, क्या खाया, क्या नहीं किया। जब मैं होती थी, हमारे घर में उसको खाना खिलाना मसला होता था यार। हम सब लोग डांस कर रहे होते थे, पूरा घर डांस कर रहा होता। मेरे अब्बा बूढ़े, उनको भी डांस करना पड़ता था, गोल गोल घूम रहे होते थे। और वो गाल में ना एक साइड में अपना निवाला रख लेती थी। खुदा की कसम, उसके खाना खाते वक्त ऐसा लगता था हम सबका इंतकाल हो जाएगा। ये सूरत हाल 7-8 साल तक रही थी। अच्छा, ओ माय गॉड, इतना मुश्किल काम था उसे खिलाना। बच्चों को भी बुला के डांस सिखाना पड़ता था, जब तक हम जल्दी जल्दी चमचे से 4-5 चम्मच मुंह के अंदर कर देते थे। इतनी देर में हम अपने फराज अंजाम दे देते थे। और बहुत कड़ी नजर रखी मैंने, बहुत कड़ी नजर रखी। अब तक मेरी बच्ची को ये नहीं पता कि कराची की किसी रक्षा में अगर बैठ जाए तो वो कहीं चली जाए। वो मैंने कहीं जाने नहीं दिया, बस घर में ही तरबियत की और बहुत कड़ी नजर रखी। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपके घर वाले साथ दे देना तो फिर गाड़ी चल निकलती है। आपने उसको कराची भी नहीं घूमने दिया? आपको नहीं लगता ये मतलब अकेले नहीं जा सकती, अकेले नहीं जाने? ठीक है ओके कोई ओके। ना कोई साथ। अभी भी यही सूरत हाल है। सही। अच्छा, शादी के बाद का तो मैं मसला आपको बता चुकी हूँ, जो खुशियाँ मुझे मिली हैं। चलिए अल्लाह खैर करेगा। अब उस पे इमरान भाई ने आपको काफी समझाया आप था। लोगों को अल्लाह सलामत रखे, आप लोगों को खुशियाँ दे। आज का दिन आप लोगों के लिए खुशियों का सबब हो, और आपके कंट्रोल रूम में भी सब लोग खुश रहे इंशाअल्लाह ताला। मैंने बड़ा मिस किया यार। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मिस यू टू। ओके जी, टेक केयर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये कुछ चीज़ें इन्होंने कही हैं जो इन्होंने की हैं, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ आपका, लेकिन क्या आज के दौर में आप ऐसे कर सकते हैं भाभी कि आप बच्चे को
इस तरह से उसको ज़िंदगी में बड़ा करें कि वो अकेले वो कभी बाहर ही ना जा सका, क्योंकि हमारे माशरे में तो कहते हैं कि आज की सर्दी और गर्मी ऐसी है कि बच्चे को आपको ट्रेन करना चाहिए। पहले तो मैं तकरीबन 23 साल पहले चली जाऊं। मैं जब बच्चों को खाना खिलाती थी ना, तो वो नुआला एक तरफ रखकर अगर सो जाए ना, तो नुआला मुंह में होता था, वो सो जाते थे, ठीक है, और फिर मैं मुंह में से वो नुआला निकालती थी। मैंने ये सब कुछ किया है। हाँ। और पता है, एक माँ जब ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है ना, तो कहीं कहीं उसको अंदाजा नहीं होता, वो गलती पर होती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कोई तजर्बा नहीं होता, तो हम मोहब्बत में सब कर रहे होते हैं। मेरे माशाल्लाह जो बेटे हैं, उनके लिए तो मेरी 100% ये सोच है कि वो बाहर निकलें, और वो पाकिस्तान में उन्होंने रहना है तो उन्हें गली कूचे हर लेवल के बंदे को डील करना आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर के मुल्कों में सिस्टम है, पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है, जो एक आम आदमी को छोड़े तो समझ ही नहीं सकेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बेटी की बात है, मैं अंदाज़ा नहीं कर रही कि मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेटी को आप इस माशरे में, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि आप हर जगह लेके जाएं, साथ लेकर जाएं, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगहें होती हैं जहाँ आपको उसको भेजना होता है, चाहे वो उसका स्कूल है, चाहे वो जब स्कूल की तरफ से वो जाती है डिबेट्स कॉम्पिटिशन के लिए, खेलने के लिए, तो फिर आप उसके साथ कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, टीचर्स होते हैं, आप उसको वहाँ भेजिए। फिर उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपनी कजन्स में, अपनी फैमिली में वो मूव करे। लेकिन जैसे शॉपिंग सेंटर्स हैं, रात का घूमना फिरना है, वो चीजें अलाउ नहीं करनी चाहिए। आप बच्चों को नाइट आउट अलाउ करती थी कि अपने कजन्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ? आपको लगता है अलाउ करना चाहिए? नाइट आउट तो हमारे यहाँ लड़कों को अलाउ नहीं है। हाँ। आप तो लड़कियों की बात कर रहे हैं। मतलब कजन्स में या ये सब नहीं जा सकते? कहीं भी नहीं, कजन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मगरिब के बाद कुछ नहीं हो सकता। मगरिब के बाद कुछ नहीं हो सकता। मगरिब के बाद आप बाहर नहीं जाएंगे? नहीं, प्रोटेक्टिव वही जैसे भाभी कह रही है, फैमिली के साथ जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे। रात को आप 1 बजे फालूदा खाने जाएं, कोई मैं कब कह रहा हूँ ना जाएं, वीकेंड पे जाए फालूदा खाने फैमिली के साथ। मैं एक और बात, अकेले नहीं जा सकते, अकेले नहीं जा सकते। और मैं ये जो कंबाइंड स्टडी का खुराफात है ना, जी कि ये कंबाइंड स्टडी हो रही है, ये हमें मालूम है ना कंबाइंड स्टडी क्या होती है। आपने की है? हमें मालूम है कंबाइंड स्टडी में पहले क्या होता है, फिर क्या होता है। तो ये कंबाइंड स्टडी देखिए, अगर प्रोटेक्ट रखना, गार्ड रखना, तो गार्ड रखने के और बहुत सारे तरीके हैं ना। जैसे मैं कहता हूँ कि जी किसी भी हाल के अंदर आपके घर के अंदर मौलवी साहब को सिपारा दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ाना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो। आई एग्री। सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए, ये बिल्कुल फिर आपके सामने ये पढ़ेगा वो। और वही ट्यूटर के लिए भी है, मौलवी साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं मुदर्रिस और मौलिम की बात कर रहा हूँ। ट्यूटर भी दरवाजा खुलेगा और आते जाते रहिए और अपने खटक से अंदाजा रखिए ये वाली वो चीजें हैं जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। तो नजर रखने के जो तरीके हैं ना, इसका मतलब वो गार्डेड है, उसको ये पता है कि यार, और हैप्पीली गार्डेड है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए गार्डेड है, कम्युनिकेशन के साथ जो है वो गार्डेड है उस पर। मेरे घर के अंदर है, अगर मेरी हमेशा यूनिवर्सिटी जाती है, सहेलियों को आने, मेरा घर खुला है माशाल्लाह, इतना बड़ा घर है कि सारी चीज़ें आपको जो चेक करना, आपको इतनी प्राइवेसी मिलेगी जो शायद मॉल में भी नहीं मिलेगी, जो मेरी घर में मिलेगी। घर में करे ना, किसने मना किया आपको? सही। लेकिन उसमें एक जुमला सुनने को मिलता है कि मैं भी कहती हूँ अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला लो, कहती है अम्मा वो भी तो कहती हैं कि मैं आपके घर आती हूँ तो आप भी तो मेरे घर। अच्छा, उसमें भी बड़ा जबरदस्त है। सबसे पहले तो मेरी जैसे उनके घर में कोई जाना होगा ना, और एक तो मगरिब के बाद तो अलाउ ही नहीं, तो भूल जाए, मगरिब के पहले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि पहले माँ जाएंगी ना, उनकी माँ से मिलेंगे, ओके राइट। अगर मेरी बीवी को उसकी माँ नहीं मिल रही है, तो फिर मेरी बच्ची को भी मुझे सोचना चाहिए ना, एंड वाइस वर्सा। ओके, वाइस वर्सा। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बेटा, अगर आपकी कोई सहेली आ रही है तो उनके घर में कोई आए नहीं, उनको मिलाए ना। अगर उसका कोई भाई है तो अपने भाई से मिलाए, उनके वालिद साहब है तो अपने वालिद से मिलाए, उनकी माँ है तो अपनी माँ से मिलाए। फैमिली है ना, राइट। पता लग जाएगा कि फैमिली के बच्चे हैं। अगर फैमिली के बच्चे हैं तो बिल्कुल मिलाना चाहिए, फैमिली को मिलना चाहिए ना, फैमिली को मिलना चाहिए ना। बच्चों को कहीं जाए अब आप कमरे में। हाँ। देखे ना, अगर मेरी वाइफ और उनकी मदर नीचे बैठी हुई है और अपने लिविंग में बात कर रहे हैं और वो दोनों कोचियां कमरे में भी गई हैं, तो अब क्या हर्ज है? ट्रू। और एक चीज, जब बच्चियां या बच्चे अगर कोई चेंज आना लगता है ना, तो माँ बाप की इतनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि उसको नोट कर ले, उनको नोट कर ले, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आते तो फिर इस पे मजीद बात करेंगे। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। औलाद की तरबियत कितना बड़ा चैलेंज, इस हवाले से हम बात करें। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया भाभी हैं, आप दोनों को फिर से वेलकम करते हैं। अच्छा,
कोई कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको अगेन हम उस उम्र की बात करें जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत नोटिस हो रही होती हैं और रिकॉर्ड हो रही होती हैं। इमरान भाई, अभी जिस तरह कॉलर भी थे, आलिया भाभी ने भी उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी के मामले में बड़ी प्रोटेक्टिव हूँ, और आपने भी उस चीज़ को जो है वो सेकंड किया। दूसरी चीज़ ये कि जब बच्चा सवाल करे, क्या हर सवाल का जवाब देना चाहिए? नो कहना कितना पॉसिबल है और उसको नो सिखाना कितना पॉसिबल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर सवाल को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो हर कैसे सवाल होगा? का सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चे ने एक सवाल पूछा है और उसको सुनना बहुत जरूरी है। बच्चे को जवाब झूठ देने के बजाय बच्चे से कहें कि इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि बेटा मुझे ही नहीं आता, मैं आपको बताऊंगी, मैं पूछ के आपको बताऊंगी, लेकिन चुप कर जाओ, सवाल नहीं पूछना। उसने ये सवाल जब तक उसका जवाब नहीं आएगा ना, वो कुलबुलाता रहेगा। फिर वो एक दानाई के जवाब के बजाय एक नादान से नादानी का जवाब कुछ से समझेगा, और वो जवाब उसके लिए हो सकता है कि बेहतर ना हो। और उससे बड़ा वर्स्ट काम है गूगल। गूगल इज अ वर्स्ट थिंग कि आप जब वहां जाके पूछते हैं, मैं जो कह रहा हूँ सब गूगल का पार्ट बन रहा है। गूगल का कहीं ये मतलब नहीं कि ऑथेंटिक है, लेकिन समझ में क्या आता है, गूगल पे पढ़ा है हमने। गूगल पे तो सारी दुनिया की बकवास है। गूगल जो है वो सर्च इंजन है ना, रिसर्च इंजन नहीं है। रिसर्च इंजन मैं हूँ अपनी बेटी के लिए। मैं समझ के बताऊंगा कि इसको मुझे कौन सी बात किस तरह समझानी चाहिए, किस तरह बतानी चाहिए। सवाल बच्चे का हक है, याद रखें, सवाल बच्चे का हक है। बच्चा सवाल पूछेगा, बल्कि मैं तो ऑपोजिट बात कह रहा हूँ, इनकरेज करना चाहिए बच्चों को। अगर वो सवाल नहीं पूछे तो आपको सवाल पूछने चाहिए बच्चों को, ताकि आप उसको इंगेज कर सकें, आप उसको पढ़ सकें कि यहाँ कुछ चल रहा है। माँ को पता लग जाता है एक सेकंड के अंदर, कंसर्न माँ को पता लग जाता है कि ये इसका कुछ चल रहा है, और वो पूछती है। और आई एम सॉरी कहना सीख जाए, वालिदैन को कह रहा हूँ, बच्चों को नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, सॉरी कहना सीख जाए ना। मुझसे गलती हो गई बेटा, आई एम सॉरी। ठीक है, अच्छा आप मुझे आई एम सॉरी, मुझे इसका जवाब नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए ढूंढ के बताता हूँ। और फिर पूछें, फिर मेहनत भी करें। जो सवाल का जवाब आपको नहीं आया, फिर आप जो है ना वो चेक भी जो है वो करें। ठीक है, वो इसलिए कि उस बच्चे को आप ही सही जो है वो जवाब दे सकें। तो ये बात क्लियर हो गई कि बच्चे के सवाल को एक्नॉलेज करना है, नहीं आए तो आप उसको सेटिस्फाई करें कि मैं ही तुम्हें आंसर दूंगी, और सॉरी भी कह देना चाहिए। क्या बच्चे की हर जिद पूरा करना लाजिम है? तभी उसको ये एहसास होगा कि मेरे माँ बाप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसके अम्मा अब्बा ने तो सब कुछ ला के दिया। आप कहती हो कि ग्रेड्स आएंगे तो ला के दूंगी, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस डेवलप करें अपने और बच्चे के बीच में कि आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जब आप बच्चे को टाइम देते हैं और बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम आप गुजारते हैं, तो मोहब्बत डेवलप हो जाती है। और जैसे भाई ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि गूगल के बजाय पहले, क्योंकि हम किताबों से पढ़ा करते थे, किताबें ऑथेंटिक होती हैं, उस राइटर ऑथेंटिक होता है, चीज़ें ऑथेंटिक हैं। इसी तरह माँ बाप आपके ऑथेंटिक हैं। और अगर कोई जवाब नहीं आता तो बिल्कुल आप उसका जवाब बच्चे से ढूंढिएगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि बच्चे कभी कभी बहुत अजीब व गरीब किस्म की बातें पूछ रहे होते हैं, जिसको हम पहले कहते थे शर्म नहीं आती, ये क्या बात कर रहे हो, ये मुझसे क्या पूछ रहे हो। आजकल बहुत यंग बच्चे उस तरह के सवालात करते हैं क्योंकि दुनिया में उन्हें नजर आ रहे होते हैं। तो ये जो हमारे माँ बाप का एक कॉन्सेप्ट था ना, हॉ वाला कॉन्सेप्ट, प्लीज अब उसको खत्म कर दीजिए। वो एक दोस्ती वाला माहौल रखिए कि आपका बच्चा कितनी ही अजीब व गरीब बात आपसे पूछ रहा हो, उस पर उसको शर्मिंदा करने और डांटने के बजाय आप उसको सही नॉलेज दीजिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एज कम है तो हम उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं दे सकते, देनी नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि जो उसकी एज है, उसकी क्या लिमिटेशन है, उस हिसाब से आप समझदारी के साथ उसको लेकर उसके पास जब इंटरनेट और मोबाइल मौजूद है, फिर उसकी लिमिट्स तो खत्म हो गई ना, आपने उसको आजाद कर दिया। वो जो भी सोचेगा वो एक क्लिक पर, और अब तो फोन में, मोबाइल में या आपके लैपटॉप में इतनी विंडोज साइट पर चल रही होती हैं और उसमें इतनी फजूल चीजें होती हैं कि अगर आप उसको एक बार क्लिक कर दो तो वो आपके माइंड को, इंटरेस्ट को पढ़ते हुए वो वैसी और बहुत सारी चीजें आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बच्चे को संभालना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। एक बात रेलेवेंट कर दूं। हाँ। बच्चे जिस वक्त आपसे बात कर रहे हों और आप उनके अगेंस्ट तो नहीं होता, आपको ठीक ना लग रहा तो आप बच्चों को एक बात कहिए, आपको जो ठीक लगता है आप करिए, लेकिन इस काम में हम आपके साथ नहीं हो सकते। तो बच्चे फिर उस चीज से रुकते भी। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कितनी सख्ती करनी चाहिए और किसको करनी चाहिए, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बच्चे की तरबियत कितना बड़ा चैलेंज, ये है आज का हमारा चैलेंज, क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। इमरान भाई हैं, आलिया भाभी हैं। इमरान भाई, बच्चे की जिद
आपने उसको ये भी नहीं बताना कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते, मोहब्बत जतानी है, लेकिन क्या करें? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिद किसी भी हाल में पूरी नहीं होगी। अच्छा। मैं एज अ पेरेंट बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो जिद है ना, यही सबसे बेहतरीन तरबियत का टाइम है। Okay. उसका तरीक़ाकार क्या होगा? बच्चे को ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, पहले खरीद लें, पहले खरीद लें, बच्चे के सामने भी रख दें। ओके। ठीक है, उन्हें कहा जी मिलेगा जब ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगी, मिलेगा जब मांगेंगे इस तरह, मिलेंगे जब आप इस तरह बात करेंगे, मिलेगा जब आप ये होमवर्क करेंगे, मिलेगा जब आप ये स्केड्यूल करेंगे जो आपने कहा है। निगोशिएट करना, नेगोशिएट नहीं, मैंने तो आपकी पूरा कर दिया ना। पूरा अगर कर दिया। देखिए सबसे बड़ा बच्चा पता है कहाँ पे होता है? जब ट्रस्ट, आपने वादा किया देते ही नहीं, ठीक है, दे देंगे फिर देते नहीं है, ठीक है, अब उसको ट्रस्ट डेफिसिट है। आपने कहा आपको ये चाहिए था ना, खरीद लिया, ये रखा है सामने रखा है, मिलेगा कब? अगर मुझे नहीं देना होता तो मैं लाता ही नहीं। मैं तो लाया हूं ना, ला के रख भी दिया, लेकिन मिलेगा कब? जिद पे नहीं मिलेगा। ओके। जिद पे नहीं मिलेगा। अगर आप प्यार से मांगोगे, सही तरीके से मांगोगे, तमीज से मांगोगे, ये करोगे, पहले होमवर्क करोगे या नहीं करोगे, जो भी आपने उसका स्केड्यूल बनाया है, कहना ये करोगे तो ये मिलेगा। इसको हम ये कहते हैं कि रिवॉर्ड शो करके रिवॉर्ड से पीछे रख। सजा कोई बच्चे को सजा नहीं देनी चाहिए। बच्चे की सजा ये है कि ये सामने रखा है लेकिन हाथ नहीं लगाएगा, ये है उसकी सजा। उसको अर्न करेगा, उसको अर्न करेगा, क्योंकि आप तो उसके लिए मुखलिस हैं, तभी तो ले आए हैं ना। सही। आपने अपना काम पूरा कर दिया, अब उसका काम है करना। अब उसका काम है करना। आप ये कम्युनिकेशन की इसके ऊपर जो है वो लिखा है। ये मैंने ये वैसे ये तरबियत एज अ माहिर नफ्सियात नहीं सीखी, मैंने अपनी बेगम से सीखी। अच्छा। मेरी बेगम ने कहा जिद पे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी हो जाए। ओके। और जिसको पता चल जाता है ना जिद से मिलना है, वो बाजार में भी नीचे जमीन पर लेट जाएगा, रोएगा। उसको पता है मैं रोऊंगा, अम्मा अब्बा परेशान हो के एट द एंड मेरी जिद पूरी कर देंगे। एक ना एक बच्चा ऐसा होता है। भाभी आप क्या करती थी ऐसी कंडीशन में? देखिए ऐसा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा होता है, बच्चे इतना जिद करते हैं। छोटे एज के बच्चों को अलग डील किया जाता है, बड़ी एज के बच्चों को अलग डील किया जाता है। मैं ज़रा बड़े बच्चों के हवाले से बात करती हूँ कि उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, कभी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। तो जब उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बच्चा बड़े बाल रखना चाहता है, तो आप गुस्से में बार बार उसके बाल नहीं कटवाइए। अगर वो इस हद तक जा रहा है जो बेहतर लग रहे हैं, तो आप किसी हद तक उसको जाने देंगे। जब हम उनकी सारी ख्वाहिशात को रोकते हैं, हर जगह से रोकते हैं, जैसे हमने एक डेडलाइन बना दी लड़के के लिए कि तुम 9 या 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाओगे, लेकिन अगर हम उसके ऊपर इससे ज्यादा पाबंदी लगाएंगे जो बर्दाश्त नहीं करेगा, तो मामला जिद की तरफ जाएंगे। मैं ये समझती हूँ कि हालात ऐसे होने ही नहीं चाहिए कि आप जिद की तरफ जाइए। और दूसरी बात यह है कि अभी जो मैंने ब्रेक से पहले एक बात की थी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा किसी चीज की जिद पर आ रहा है, और ये मैं बड़े बच्चों के हवाले से बात कर रही हूँ, कॉलेज के बच्चे हैं, अगर वो किसी बात पर जिद पर आ रहे हैं कि हमने ये काम करना ही करना है और ये प्रोजेक्ट, ये चीज़ हमने करनी है, ये चीज़ हमने खरीदनी है, तो फिर उसमें आपका एक तरीक़ेकार ये होगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो चुका, जो कैसे बिल्ट होगा कि बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात उसको आप एग्री कर लीजिए, तो उन्हें पता है कि माँ बाप हर बात पर मना नहीं करते। अगर मना कर रहे हैं तो कोई खास वजह होगी। उसमें आपने क्या करना है कि अगर बच्चे बजिद हैं तो आपने उन बड़े बच्चों से सिर्फ एक बात ये करनी है कि बेटा तुम करना चाहते हो, तुम कर कर देख लो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, लेकिन तुम्हारे इस काम में साथ नहीं हूं, तुम्हारे इस काम में मेरी खुशी शामिल नहीं है। यकीन कीजिएगा कि वो बच्चे जिनका एक अच्छा रेपो माँ बाप के साथ डेवलप हुआ होता है, जिन्हें पता होता है हमारे माँ बाप हमारी छोटी बड़ी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, वो जिद पर नहीं आते और वो कॉन्शियस हो जाते हैं और उस चीज से ऑटोमेटिकली पीछे हट जाते हैं। वो एहसास करते हैं इस चीज का, इन सब चीजों का। अच्छा, सख्ती का मामला बड़ा मुश्किल होता है। बाप कह रहा होता है कि तुमने औलाद बिगाड़ दी, तुमने नहीं ख्याल किया, मैं तो बाहर रहता था। माँ कहती है ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप शेर की नजर रखते। ये शेर और शेरनी वाले मामले में बच्चा अपने काम कर जाता है। शेर शेरनी की नजर ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, कोई फायदा नहीं क्या करना चाहिए? इंसान को अपने बच्चे को अपनी नाराजगी से डराना चाहिए, अपने आप से डराना नहीं चाहिए। हमसे गलती हो गई, हमने अपने बच्चों को अल्लाह बाबा से भी डराया। अरे अल्लाह आ जाएगा, अल्लाह बाबा आ जाएगा, अल्लाह बाबा ले जाएगा, अल्लाह बाबा खा जाएगा, इसलिए इंसान अल्लाह से दूर हो गया। क्योंकि आपने प्रोग्राम किया ना कि अल्लाह बाबा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसके बाद जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। और जब उसने एक बार बाबा अजीब हुलिया के देखो, उसने इतना दहशतनाक अल्लाह बाबा उस अल्लाह बाबा के पास कौन जाएगा? आप सोचिए ना, आज मुसलमान अल्लाह के पास जाने से डरता है, अपने असल घर जाने से डरता है, मरने से डरता है। जन्नत सबको चाहिए, मरना नहीं है, कैसे मिलेगी भाई? सोचो सही, सबको जन्नत चाहिए लेकिन मरे बगैर वो कैसे मिलेगी ना? वो तो वैलेंटाइन पे मिलेगी आप लोगों को मुंह काला करने के लिए, जिसको आप जन्नत समझते हैं। बिल्कुल। आप जो है वो आप अंदाजा करें ना, हमने ही तो प्रोग्राम किया। मैंने अपनी बेटा 26 साल की टोटल थेरेपी के अंदर आज तक किसी बच्चे को जिसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया गलत नहीं पाया। हम हैं जिम्मेदार, बहैसियत है वालिदैन, मुझे कभी वालिदैन पसंद नहीं करते, हम हैं जिम्मेदार। हमसे वो गलतियां हुई हैं जो हमने अपने अनजाने के अंदर
कि हम समझ रहे हैं कि हम इनके लिए बेहतरी कर रहे हैं, वो नहीं है। सज़ा नहीं हो सकती फिजिकल, हाथ नहीं उठ सकता बच्चे के ऊपर, क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा? बच्चे पे हाथ नहीं उठ सकता। ये जो वर्बल अब्यूज, चीख चीख के घर के अंदर बात करना अपनी बीवी से, ये बच्चे को सिखा रहे हैं कि ये अलाउ है कि आप अपने से कम के ऊपर बात कर सकते। गाली नहीं दी जा सकती घर के अंदर, ये लैंग्वेज यूज नहीं की जा सकती घर के अंदर। आपके अगर मुंह से गाली नहीं निकली है घर में, और घर में कोई बड़ा आदमी गाली नहीं देता, उसका बच्चा गाली नहीं दे सकता। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको नरमी से ऐसी बात करनी चाहिए, हड्डियों में उतर जाती है। आप ये करेंगे, कितनी नरम बात की है मैंने। और भाई घर की बात कर रहे हैं, मैं एक शेल्टर होम रन कर रही हूँ जिनसे मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है। और कई दफा ऐसा होता है कि माँ मेरे पास छोड़ती हैं और वो मुझे तंग नहीं करती हैं, वो बच्चियां वो बच्चे, लेकिन माँ को कर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इशू कहीं और है। और वो जो हम बात कर रहे हैं अल्लाह बाबा या कुछ, मुझे एक फीलिंग जो आती है उसमें यही है कि जिसने रुजू किया वो पा गया, अना में जो रहा वो रह गया, जो तन्हा रहा वो फना हुआ, न तू रहा न मैं रहा, जो झुक गया वही सब पा गया। वाह वाह, बहुत खूब। और इसी नोट पे वक्त की कमी है, नहीं तो और बहुत सारी चीज़ें थी डिस्कस करने वाली। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आलिया भाभी थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, जज़ाए खैर दे। आप लोग आके हमें समझाते हैं एंड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। मैं अभी ब्रेक लूँगी, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो जो आपके साहिर हैं उनके साथ हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है, वो आप देख सकेंगे। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड मेरे मेहमान वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ पसंद करें बल्कि इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और आप लोगों को बेहतरीन ऑफ़र भी जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं। आपकी फेवरेट शख्सियत जिन्हें आप आई थिंक हर चैनल पर देखना चाहते हैं, इन्हें सुनना चाहते हैं, और अब तो माशाल्लाह से इनका ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है और इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ और आप भी इस्तेमाल करें। यस, मैं बात कर रही हूँ अमोर ब्यूटी की, और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जब आते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आता हूँ, जी टीवी इज लाइक अनदर होम टू मी, राइट, माय सेकंड होम। एंड गुड लक। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं हमेशा इस बात पर अग्री करती हूँ कि पहली बार तो कोई आपको देखकर ऑर्डर कर देता है, बट जब आपको सेकंड ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर मिलता है, ये आपकी कामयाबी है। एंड आप लोग जो हैं वो माशाल्लाह से इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि ऑर्डर ज़्यादा है और आप लोगों की जो है इस वक्त प्रोडक्शन डबल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली या बिल्कुल, अभी जब हम जा रहे थे तो इससे पहले भी एक छोटा सा एक एपिसोड हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स कम पड़ गई हैं। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। बट हमने जो किया है, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बालों की, बिकॉज ये सीजन है जब बाल आपके बेतहाशा गिरते हैं। तो ये जो शैम्पू है, जैसे हम अमोर का शैम्पू कहते हैं। अच्छा, मैंने जब ये कंपनी शुरू की थी ना सना, तो वो मैंने ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। आपको बालों का प्रॉब्लम था? हमेशा, हमेशा। तो ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कुछ ऐसा शैम्पू हो कि लगाती, मुझे याद है इमरान अब्बास ने इमरान ने एक शैम्पू बताया था, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो दुबई से मिलता है, $32 का शैम्पू है कि उससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो मैंने कोई 5-6 बॉटल उसकी लेनी थी और मैं वहाँ से ले आया था दुबई से। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो फिर, क्योंकि मैंने हमेशा दवाएं खाई अपने बालों को कायम रखने के लिए, लगाई दवाएं, टॉपिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल किए, तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा शैम्पू लेके आए जिससे बाल गिरना वाकई बंद हो जाए। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और इससे डेफिनेटली बाल गिरना बंद हो जाते हैं, डेफिनेटली बंद होते हैं। लेकिन ये काम करता है माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस में। ठीक है, यानी माइल्ड से, ये समझ लीजिए माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस क्या होता है। माइल्ड हेयर लॉस ये है कि आपके 170 से 200 बाल गिरते हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आता जाता ठीक हो जाता है। माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस जो है वो 170 से 250 बाल अगर आपके गिर रहे हैं, तो फिर आपको खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अब आपको चीजें बेहतर करनी है। तो ये माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस के लिए डेफिनेटली काम करता है। अच्छा, जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस है, उनको क्या करना है? उनके लिए हमारे पास ये
तेल है, ठीक है। जिसे हम हेयर ऑयल कहते हैं, अमोर सिल्क का ऑयल है, और इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये कॉम्बो आप और अच्छा, ये विंटर्स में जो डैंड्रफ का इशू है ये उसको भी सॉल्व करेगा। और जो डैंड्रफ के लिए हमारे पास ये वाला शैम्पू भी है, ठीक जिसको है। हम अमोर ब्लू कहते हैं। Right. ये भी आप 2 दिन हफ्ते में ये इस्तेमाल कर लें और 5 दिन ये इस्तेमाल कर लें, Right. एंड इट इज रियली 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 गुड, रियली गुड। जब आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली थिक हो जाते हैं, आपके बालों की लेंथ जो होती है बड़ी जल्दी ग्रो करती है, आपकी जो खाली जगह हैं वो पुर हो जाती हैं, और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं एट वंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खवातीन से ज्यादा मर्दों में बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है, राइट? it is. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती औरत का हक है, मर्द भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। Absolutely. और बाल आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो ये सेट जो है जिसमें आप ब्लू शैम्पू भी और दूसरा भी आपने यूज करना है, एक और भी शायद if I'm not wrong, ये भी आपका हेयर और सीरम है ना? ये जो Yes. है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो गंजपन की हम बात करते हैं, जब हम गंजपन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जी मर्दों को बहुत ज़्यादा गंजपन हो जाता है, खवातीन को भी होता है, पता नहीं चलता, उनकी थिनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये हमारा मिरेकल मैजिक सीरम है, हेयर Okay. सीरम है। इसके 7 ड्रॉप्स आपको चाहिए होते हैं हर रात को। इस पे मेंशन भी है जी 7 ड्रॉप्स। 4 Right. 5 6 7, ये 7 ड्रॉप्स आप लगा लें, और इस लगाने के बाद हर रोज आप रात को लगाएं। रात को लगाने के बाद सुबह आप उठ के इस शैम्पू से धो लीजिए। अच्छा, ये पूरे आपने स्काल्प पे रब करना है या जहाँ जहाँ है एलोपेशिया वगैरह वहाँ पर लगाना है? नहीं, जहाँ एलोपेशिया वहाँ भी लगा सकते हैं और पूरे स्कैल्प पे भी रब कर सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। Okay. ये सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं। Alright. इसको लगाने के बाद सारी जिंदगी आपको नहीं लगाना, 2.5 से 3 महीने का अरसा होता है, आपके बाल वापस आ जाते हैं। 2.5 से 3 महीने। देखिए, शुरू के 15 दिन आपको लगेगा हल्का हल्का सा रुआं आने लगा है, 15 से फिर 30 दिन तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपके अच्छा, बालों में रूट्स आना शुरू हो या जाएंगे। कुछ आपको 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रूट्स जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 30 से 45 डेज का साइकिल जो है वो आपको ये करता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 45 से 60 डेज जो है, 2 महीने, दूसरा महीना जब सेकंड महीना खत्म होता है तो आपको लगता है कि यार मेरे बाल जरा कुछ भर गए, और लोग आपको कमेंट करने लगते हैं कि आपने क्या बाल लगवाए। तो दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है, और फिर उसके बाद 3 महीने में जब आप आते हैं तो आपका फुल थिक हेयर जो होता है वो आ जाता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो 5000 का होता है। Okay. लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1800 का है, जी उठा पाकिस्तान के लिए। ओके, जबरदस्त। तो 1800 में अगर आप PRP या ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है, बट आप 1800 में आप ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमोर ब्यूटी। एंड अच्छा, एक बात और मैं बताना जी चाहता जी हूं। प्लीज। ऐसी मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, मैं बहुत क्लियरली बात करता हूँ ताकि सबको अंदाज़ा हो जाए कि क्या है। देखें, मैंने गोलियां भी खाई हैं, मैंने दवाएं भी लगाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी लगाए हैं। मैंने यूँ समझ लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 5% 2% उनकी इंटेंसिटी होती है टॉपिकल सॉल्यूशंस की, मैंने वो भी लगाए हैं। अच्छा, उनका नुकसान क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि बाल गिरना रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक बार अगर आप उसे लगाना छोड़ दें सारी ज़िंदगी के लिए, या वो गोली खाना छोड़ दें, तो जितने बाल आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। ओह, मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपने यूज लगाना है, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर आपने लगाना है। अच्छा, और अगर लगाना छोड़ देते हैं तो 10 दिन के बाद वो आपके सिस्टम से खत्म हो जाता है, और 10 दिन के बाद आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। जो ऑलरेडी गिरे होते हैं उससे 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। अच्छा, ये तो एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है पैसा। जो छोटी सी टॉपिकल सोल्यूशन की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी $70 से $80 की, $70 से $80 की। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा होता है, और ये आपकी 1 महीने की सप्लाई होती है। राइट। तो नाउ यू इमेजिन कि क्या होता है। अच्छा, इसी तरह से वो गोली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो वो पिल कहलाती है, एक गोली आती है, अगर आप वो लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बनी भी लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है इसमें, जो आपको हेल्प करती है, तो वो उसका एक पैक 29 गोलियों का 9000 रुपये का है, 8700 रुपये का वो है, और आपको वो मुसलसल इस्तेमाल करना है, आपने रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और आप कहें कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। एवरी सिंगल डे आपको इस्तेमाल करना है वो, और हर रोज सुबह गोली खानी है आपको। अच्छा जी, लेकिन जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बॉटल है ये तकरीबन 2 महीने के लिए काफी होती है। मैक्सिमम आपकी 2 बॉटल लग जाएंगी, लेकिन 2 बॉटल के बाद आपका जो हेयर है वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे। और ये परमानेंट सोल्यूशन है,
इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, ज़बरदस्त। और ये अभी आपको बहुत अच्छी ऑफर में मिल रही है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है और आपको जी उठा पाकिस्तान में 1800 में आपको ये मिल रहा है। इसके साथ साथ शैम्पू पे भी ऑफर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शैम्पू में आपने जो है इसका फैमिली पैक भी जो है वो हमने इसका इंट्रोड्यूस फैमिली करवाए पैक हैं। निकाला है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 500 ml है ये और इसका क्या प्राइस है? वैसे अगर आप लेते हैं तो 3500 है, अभी लेते हैं तो 1800 है। ओके, सो 1800 में आपको शैम्पू भी मिल रहा है एंड सीरम भी मिल रहा है। तो आप प्लीज़ अभी ऑर्डर करें, बल्कि एक नहीं बल्क में ऑर्डर कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको अच्छे प्राइजेस में मिल रही हैं। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है वो ये है कि फेस डार्क हो जाता है इस सीज़न में, ठीक है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करें लेकिन आपका फेस जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा होता। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी ये जो अमोर ब्यूटी की प्लैटिनम क्रीम है, ये इंस्टेंट ग्लो देती है, इंस्टेंट फेयरनेस देती है, टाइटनेस देती है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स जो है उनको खत्म कर देती है। Right. ये 30 सेकंड का चैलेंज होता है जो मैं हर एक को कहता हूँ कि ये 30 सेकंड का चैलेंज है, आपको जरूर लेना चाहिए। मैं आपको इसको, आप भी लगा सकती है, मैं इसको आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा सकता हूँ। बेसिकली ये देखिएगा अभी, ये एंड दिस इज़ रियली अ मिरेकल क्रीम। और मेरी अम्मा इसकी फ़ैन है, मैं भी साहिर को ये बता भी रही थी, और वो बहुत खुश होती हैं कि सिंपल आप चीज़ें यूज़ करें, और वो इसी तरह से इसको लगाकर और लिपस्टिक लगा के बड़ा खुश हो रही होती हैं, कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो डू ट्राई दिस, आजमाइश शर्त है, और इसके बहुत अच्छे अच्छा, रिजल्ट्स। ये देखिए, ये आपको मेरे हाथ में फर्क नजर आ रहा होगा। Yes. ये दोनों हाथों के अंदर मैंने ये क्रीम लगाई है, दोनों हाथों और ये में से। मॉइस्चर भी देती है ना आपको। इट्स अमेजिंग। स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इट इज अमेजिंग। अब मैं दूसरे हाथ पे भी लगा रहा हूँ, बिकॉज ऑकवर्ड लगेगा कि एक हाथ मेरा। अच्छा, आपको ये जो हमें मेकअप से पहले देखें, एक होता है फ्लॉलेस, मैं फ्लॉलेस की बात नहीं करी, लेकिन आपको एक अच्छा एक वन टोन आप बेहतर फील कर रहे होते हो अपनी स्किन में, और आप मेकअप के लिए, आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हो। अब ये देखें, ये मेरे हाथ हो गए इस वक्त, ये वाले हाथ हो गए मेरे। अच्छा, ये आपने लगानी चेहरे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगानी है, और बहुत थोड़ी लगती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बहुत थोड़ी लगती है। ये एक ऐसी क्रीम है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे सिल्क आपकी स्किन हो गई है। अच्छा, इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको देती है, आप फौरन से आपकी जल्द जो है वो बेहतर हो जाती है, रिंकल्स आपके जो है तो वो ख़त्म होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी वो ये है कि ये आपकी रंगत को काला होने से बचाती है। राइट। अच्छा, इससे पहले क्या हम कोई सिरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर देखें, मैं हमेशा से इस सीरम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। इसे कहते हैं अमोर का सिल्वर सीरम, राइस सिल्वर सीरम। अच्छा, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। इसके अंदर आपको पर्ल किस्म का टेक्सचर मिलता है, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये पर्ल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिस इज सो अमेजिंग। आप इसको अपने हाथ पे लगा के देखिएगा, मैं आपको खुद कहता हूं कि आप इसको टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ये भी आपको ब्राइटनेस देता है, फेयर स्किन देता है, टाइट कर देता है, इमीडिएटली आपकी स्किन जो होती है वो टाइट होती है, आपको जबरदस्त किस्म का मॉइस्चर मिलता है। अच्छा, राइस को हमेशा से चेहरे की ब्राइटनेस के लिए और जल्द की लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा जो है, ये मैं खुद फील कर सकती हूँ कि ये आप इस पर जो है आपके पास, बिकॉज मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ। ये मैं राइस सीरम समटाइम यूज़ करती हूँ, और समटाइम एक और चीज़ है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साहिर की वो प्रोडक्ट है जिससे मुझे पर्सनली लव है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेकअप से पहले हो, फेस वॉश के बाद हो, शायद ये आपको रिकमेंड करेंगे दिन में 1 मरतबा, लेकिन मैं कोई दिन में 2-3 मरतबा, हर बार फेस वॉश के बाद मैं इसे यूज करती हूं। अच्छा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है जो इसके अंदर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। इसको जब आप लगाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसके अंदर गोल्ड के फ्लेक्स नजर आ रहे हैं? ये एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, ये एक्चुअल फ्लेक है। और ये जब आप लगाते हैं, आपको 5 कतरे लगाने हैं, 5 ड्रॉप्स लगाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लगाएं, और 5 ड्रॉप्स के अंदर आपकी स्किन जो है वो ऐसी रिजुविनेट होती है, कमाल हो जाता है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, रात को सोते वक्त वॉश करें अपना फेस, वॉश करने के बाद इसको लगा लें, और सुबह उठ के आप खुद, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई है। राइट, तो आपने इसको यूज करना है। 5 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, इसको जरूर ये यूज कीजिएगा, मैं आप सबको रेकमेंड कर रही हूँ।
कि आप ये ज़रूर ऑर्डर करें। ये काफ़ी महंगी प्रोडक्ट है और मुझ जैसे लोग बड़े परेशान होते थे, हमें ये चीज़ें आर्गन ऑयल पाकिस्तान में नहीं मिलता, हम बाहर से लेकर आते थे या मंगवाते थे ज़्यादा पैसों में। हमने इसको आर्गन से भी बेटर कर दिया। Yes. इसके अंदर 5 एसेंशियल्स डिफरेंट ऑयल हमने इसकी प्राइस क्या है अभी? इसकी वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 का है, आज अगर लेते हैं आपकी तवज्जो से, जी उठा पाकिस्तान की तवज्जो से लेते हैं तो ये 1800 का है। ओके, सो प्लीज 2 3 4 5 आप मंगवा लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। क्या आप सही नहीं? अच्छा, उसकी एक तो प्राइस का, दूसरा ये कि जो बॉटल है ये बाहर से आती है। हाँ। तो अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो ये खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद फिर 40 दिन का वेट होता है। ओके, 40 डेज। और आप अभी ऑर्डर कर और इतनी खूबसूरत लगती है ना ये सारी, आप इनकी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और आप अपनी ड्रेसिंग पे सजाएं तो वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी मैंने राइस सीरम अपने हाथ पे अप्लाई किया था और मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है तो आपको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है। मैं चाहूँगी आप इस पे बात करिए। इनकी बीबी क्रीम है जो मैंने फरमाइश पे साहिर से कहा था कि बीबी क्रीम बनाए, और मैंने इसका बहुत हल्का सा सिंगल ड्रॉप लिया है और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी अमेजिंग फिनिश है। ये लगाने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस। अच्छा, ये इतनी न्यूट्रल है, ये दुनिया के हर कलर पे चल जाती है। ये देखिए आप लुक एट दैट। सी, आप देख सकते हैं सामने मेरा हाथ, ये वाला हाथ देखें, ये देखें। ओह माय गॉड। अच्छा, मजे की बात ये दिस गिव्स अ यंगर लुक। यस, और मैंने बिल्कुल लाइट सा चने की दाल का जो बड़ा होता है उससे भी शायद कम मैंने ये यूज किया था अपने हाथ पर, और बहुत सिंपली जो है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको कितनी देर लगी है टोटल? हार्डली आप बात करते करते इन्होंने इस तरह से लगाया है और उसके बाद वो फिनिश देखें जिसमें आई है। और इस ये रिंकल फ्री है, वरना होता कि आपको हैवी लुक मिल रहा होता है। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी चीज है ये। एंड इसके अलावा ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस वैसे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो 1800 का है, और आपके लिए जी उठा पाकिस्तान के लिए 1800 है। उनको कहिएगा कि बीबी क्रीम देखिए, मैं ये चाहता था, और ये हर रंग पे चल जाता है। ये आपके रंग को एनहांस करेगा, खूबसूरत बनाएगा, आपकी स्किन को फिनिश देगा। ये लगाने के बाद आपको फिर किसी और फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन 1-2 चीजें जो इस सीजन की बड़ी जरूरत है। इस सीजन में हम बहुत ज्यादा सर्दियों में खाते पीते हैं तो वजन बढ़ जाता है, तो साहिर इस बारे में भी बता दीजिए। देखिए, मैं बहुत सिंपल एक बात करता हूँ। हम PCSIR सर्टिफाइड है हम। yes. तो बाकायदा लैब से टेस्ट होके ऑर्गेनिक है, हर चीज ऑर्गेनिक है। इट इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली बाय दिस। ये आपको एक टैबलेट, एक कैप्सूल यूज करना है खाने के बाद। बस पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, डाइट एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर कर लें तो रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 2 वीक के अंदर अंदर आपका वेट जो है, वजन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये आपने डेली यूज करनी है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद आपने ये यूज करना है। इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, तो 1 मंथ का ये आपका पैकेज है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, 2 वीक के बाद लोग आपसे ये पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग। बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैं डाइट नहीं कर सकता और अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों मेरे लिगामेंट्स खराब हो चुके हैं। तो मैं अब इस पे बहुत हेवीली रिलाई करता हूं। राइट, लेकिन आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, वरना हम छुपा लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉमिस रहेगा आपका कि आप लोगों को बताएंगे। एंड सर्दियों में घुटनों में या आपके तकलीफ हो इस तरह की, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसका भी मैं चाहूंगी साहिर आपको बता दें, फिर मुझे ब्रेक लेना है। ये तो एक मैजिकल पेन रिलीफ ऑयल है, जिसके बारे में ये कह सकता हूँ शायद इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम अमोर प्रो का नाम देते हैं पेन रिलीफ ऑयल। इसका पेन रिलीफ ऑयल का ये मुखफ़फ़ है। आप थोड़ा से लें, इसको ऐसे खोल लें, थोड़ा सा अपने हाथ पे लें, ऐसे रगड़ेंगे तो हल्की सी हीट महसूस होगी, और उसके बाद इसको जिस जगह आपको दर्द है वहां लगा लें। ठीक है। और फिर 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कि जहां दर्द था वहां दर्द नहीं होगा, आराम आ जाएगा। राइट, एंड दिस इज रियली 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 गुड। ओके, ज़बरदस्त। तो ये वो चीज़ें जो इस वक्त इस सीज़न में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जिस तरह अभी हम फेस की बात कर रहे थे कि फेस डल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस की वजह से स्किन पील हो रही होती है और भी सोच रहे होते हैं कि क्या करें। सो स्किन प्रोडक्ट्स में राइस का बड़ा कमाल है, एंड आपने राइस प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम किया है। देखिए, राइस के बारे में मैं ये कहता हूँ, राइस से बेहतर कोई चीज़ भी फेस के लिए नहीं हो सकती। ये राइस स्क्रब जो आपके हाथ में है, ये माइल्डेस्ट तरीन राइस स्क्रब है, एंड इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को यंग करता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, आप इसमें वो नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको डेली इस्तेमाल करता हूँ। आपको डेली इस्तेमाल करने के हम रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये इतना माइल्ड और इतना इफेक्टिव है कि मैं इसे डेली इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड ये जब आप यूज करेंगे ना, क्योंकि मैं भी इसे हाथों पे भी और फेस पे भी यूज करती हूँ,
सो ये आपको ना ऐसा लगता है आपकी कलर टोन को भी Yep, बेहतर कर yep, रहा है, ये अच्छा, इसकी ये भी एक क्वालिटी है। देखिए क्योंकि आपकी जितनी डेड स्किन है उसको खत्म कर देता है इमीडिएटली, आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक्सफोलिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो Right. ये आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, मतलब खूबसूरत बनाता है। ये आपकी स्किन को हसीन बना देगा, हसीन बना देगा लिटरली। इसका प्राइस क्या है? इसका आप सरप्राइज है, आप उनसे कहिए कि लिटरली सरप्राइज है। एक काम करें, उनसे कहिए जियो उठा पाकिस्तान से मैंने देखा जियो उठा पाकिस्तान में कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे राइस स्क्रब चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये राइस स्क्रब अगर आप इस राइस सीरम के साथ यूज करेंगे तो बहुत कमाल है। मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद इस राइस सीरम को लगा लीजिए, आप देखिएगा आपके रिजल्ट कितने कितने एनहांस होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इन पे कॉल करेंगे। कॉल सेंटर में लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आप अमोर की कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस दीजिएगा जियो उठा पाकिस्तान का, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आजमाइए यकीन के साथ कि आपके साहिर ने आपके लिए अच्छी चीज़ें बनाई हैं। सो साहिर, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, अच्छा काम करते रहिए और आते रहिए। सो जी, आपके साहिर हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।